व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ खास राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूट्यूब चैनल 24 घंटे एक ही बात रटते हैं। नेहरू देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। आज की हर मुश्किल की जड़ सिर्फ और सिर्फ नेहरू है। हाल ही में जब सरकार ने एक पोस्टर से आज़ादी के नायकों में से नेहरू का नाम गायब किया तो सोशल मीडिया पर भारी आउटरीच हुआ। वहीं दूसरी तरफ नेहरू को बिना किसी ऐतिहासिक सबूत के मुस्लिम, गद्दार और न जाने क्या क्या बोल दिया जाता है। क्या हम सच में इतिहास पढ़ रहे हैं या सिर्फ एक सोचे समझे पॉलिटिकल नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं? साल 2026 का भारत जब अपने एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, तब क्या हमें 1947 से 1964 के उन 17 सालों को सिर्फ फॉरवर्ड किए गए मैसेज से समझना चाहिए? हम कोई हीरो वर्शिप नहीं करेंगे और न ही कोई अंधा विरोध करेंगे। नेहरू ने देश के लिए क्या हासिल किया, उनसे कहाँ ऐतिहासिक चूक हुई और उनके फैसलों का असर आज के भारत पर क्यों पड़ रहा है? यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो प्रोपेगेंडा की भीड़ में सच को खोजना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले उन सबसे ज्यादा वायरल फेक क्लेम्स को जड़ से उखाड़ते हैं जो आज भी लोगों के दिमाग में कचरे की तरह भरे पड़े हैं। झूठ नंबर 1, नेहरू के पिता या दादा मुसलमान थे। सच यह है कि नेहरू के परिवार वाले कश्मीरी पंडित थे। उनके दादा का नाम राजकोल था, जो 18वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर से दिल्ली आए थे। नहर के किनारे घर होने के कारण उनके नाम के आगे नेहरू जुड़ गया। इस फेक न्यूज को इसलिए फैलाया जाता है ताकि उन्हें बाहर का आदमी साबित करके उनके सेकुलर विचारों को बदनाम किया जा सके। झूठ नंबर 2, सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि नेहरू ने खुद को गलती से हिंदू कहा था। यह सरासर झूठ है। यह कोटेशन नेहरू का नहीं बल्कि हिंदू महासभा के नेता और नेहरू के प्रखर आलोचक BN खरे का था, जिन्होंने नेहरू पर तंज कसते हुए यह बात कही थी। इंटरनेट ने आलोचक की इस बात को नेहरू के मुंह में डाल दिया। झूठ नंबर 3, नेहरू की मौत और चरित्र पर गंदी अफवाहें। हकीकत यह है कि नेहरू की मौत 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के कारण हुई। उनकी पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु बहुत पहले 1936 में TB के कारण हो चुकी थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना किसी मेडिकल या ऐतिहासिक रिपोर्ट के उनके चरित्र पर कीचड़ उछालते रहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी नेता को व्यक्तिगत रूप से बदनाम कर देते हैं तो उसके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े संस्थानों पर सवाल उठाना आसान हो जाता है। अगर आज का युवा अपने इतिहास को ही फेक न्यूज समझेगा तो वह मौजूदा सिस्टम से कभी सही सवाल नहीं पहुंच पाएगा। नेहरू के काम को समझने के लिए हमें 1947 के भारत में जाना होगा। विभाजन में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके थे। देश की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। 500 से ज्यादा रियासतें बिखरी हुई थी। खजाना खाली था और पड़ोस में पाकिस्तान और चीन का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे मलबे पर नेहरू ने नए भारत की नींव रखी थी। आइए उनकी उपलब्धियों को डिकोड करते हैं। 1950 में भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया, जो पूरी तरह स्वतंत्र था, आज की तरह नहीं था। 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे कि गरीब और अनपढ़ भारत में लोकतंत्र दम तोड़ देगा, लेकिन नेहरू ने न सिर्फ चुनाव करवाए बल्कि विपक्ष को पूरा मौका दिया। आज जब दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र खतरे में दिखता है, तब समझ आता है कि 1950 में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाना कितना दूरदर्शी कदम था। अक्सर कहा जाता है कि रियासतों को सिर्फ सरदार पटेल ने मिलाया। यह सच है कि सरदार पटेल और VP मेनन इसके प्रमुख शिल्पकार थे, लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ खड़े थे। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी मुश्किल रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया गया। 1961 में नेहरू ने सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर भारत में मिलाया। 1950 में IIT खड़गपुर की शुरुआत हुई। इसके बाद IIM जैसे संस्थान बने। 1956 में भारत ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरू किया। 1963 में थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जिसने आज के इसरो की नींव रखी। बार्क और एम्स जैसे प्रीमियम संस्थान इसी दौर में बने। आज जब भारत चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कराता है या आदित्य L1 सूरज की तरफ भेजता है, तो याद रखिए यह सपना नेहरू ने उस दौर में देखा था जब देश के पास सुई बनाने तक की तकनीक नहीं थी। उन्होंने होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों को फ्री हैंड और पूरा सपोर्ट दिया। 1943 के बंगाल के अकाल का घाव अभी ताज़ा था। नेहरू ने संसद में खड़े होकर कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा फोकस सिंचाई और खेती पर था। भाखड़ा, नांगल और दामोदर वैली जैसे विशाल बांध इसी समय बने, जिन्हें नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा।
विभाजन की सांप्रदायिक हिंसा के बाद नेहरू ने स्पष्ट किया कि भारत एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने राज्य और धर्म को अलग अलग रखा। 1951 में जब राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जा रहे थे तो नेहरू ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि राज्य के प्रमुख को किसी धार्मिक आयोजन का सरकारी चेहरा नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कट्टरपंथियों के भारी विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल पास करवाया। इसी कानून की बदौलत हिंदू महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला, तलाक का अधिकार मिला और बहुविवाह पर रोक लगी। आज हम जिस महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं उसकी कानूनी शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन दोस्तों, नेहरू भगवान नहीं थे, वो एक इंसान थे और एक प्रधानमंत्री के रूप में उनसे कुछ ऐसी गंभीर गलतियां हुई हैं जिसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है। 1962 का भारत चीन युद्ध, नेहरू का आदर्शवाद यहां आकर पूरी तरह फेल हो गया। उन्होंने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया और देश में हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे गूंजने लगे। नेहरू को लगा कि दो प्राचीन सभ्यता आपस में नहीं लड़ेगी। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया और इंटेलिजेंस एजेंसियों की चेतावनी को नज़रअंदाज किया। नतीजा 1962 में चीन ने अचानक हमला किया और भारत को भारी हार का सामना करना पड़ा और हमारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया। इस हार ने नेहरू को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। 1947 में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया तो भारतीय सेना उन्हें खदेड़ रही थी। नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ले गए और वहां युद्ध विराम हो गया। इसके कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। आलोचकों का मानना है कि अगर नेहरू कुछ दिन और रुक जाते तो सेना पूरा कश्मीर खाली करा लेती। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला को 11 साल तक जेल में रखना भी उनके लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक बड़ा दाग माना जाता है। 1959 में नेहरू सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके केरल की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसे आज भी स्वतंत्र भारत में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकार पर पहला बड़ा हमला माना जाता है। नेहरू सोशलिज्म यानी समाजवाद से प्रभावित थे। शुरुआती दौर में देश में भारी उद्योग लगाने के लिए सरकारी नियंत्रण जरूरी था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस नीति ने लाइसेंस राज और लाल फीताशाही को जन्म दिया, जिसने भारत के निजी व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को धीमा कर दिया। यही कारण था कि भारत को अंततः 1951 में अपने आर्थिक सुधार करने पड़े। एक तरफ कांग्रेस का दौर था, जिसने नेहरू को एक ऐसे देवता के रूप में पेश किया जिससे कभी कोई गलती ही नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ आज का दौर है, जो उन्हें हर राष्ट्रीय समस्या का एकमात्र विलेन बना देना चाहता है। ये दोनों ही तरीके ऐतिहासिक रूप से गलत और खतरनाक हैं। नेहरू के पास एक विजन था, एक आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक भारत का, लेकिन विजन और उसके एग्जीक्यूशन में फर्क होता है। उनके कुछ फैसलों में अंतर्राष्ट्रीय रियल जियोपॉलिटिक्स की कमी थी और आदर्शवाद ज्यादा था। इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी एक व्यक्ति न तो पूरे देश को अकेले बना सकता है और न ही अकेले बिगाड़ सकता है। देश संस्थाओं से चलता है और संस्थाएं नागरिकों की जागरूकता से चलती हैं। असली किताबें पढ़िए, प्राइमरी सोर्सेज और डाटा को देखिए और फिर अपनी राय बनाइए। किसी के नैरेटिव का मोहरा मत बनिए। अपनी आवाज को तर्कसंगत और बेबाक बनाइए, ताकि आप इतिहास के मरे हुए नेताओं से नहीं बल्कि आज के जिंदा सिस्टम से सवाल पूछ सके, सही सवाल पूछ सके। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहो बेबाक यूथ। जय हिंद, जय भारत।